Welcome dear viewers of the Educators. We hope that you all are fine and doing well, and now we are back in a new lecture on the exchange control. This is the most important topic you can say in the case of foreign exchange reserves. और हम यहाँ पे definition के बारे में देखेंगे. Definition क्योंकि आपको लिखनी है तो आपको पता होना चाहिए that exchange control refers to the state regulations. State means the government regulation excluding the free play of the economic forces, जिसके अंदर free play जो economic forces का है उसको exclude करते हैं in the foreign exchange markets. तो अब हम आगे बात करते हैं, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है. तो हम देखेंगे कि जो फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस हो रहा है, बिजनेस, व्हाई आई एम सेइंग बिजनेस, बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, दिस डॉलर इज अ फॉरेन करेंसी. दिस डॉलर, ये डॉलर क्या है, एक फॉरेन करेंसी है, और इस डॉलर को ख़रीदा और बेचा जाता है एक पर्टिकुलर इसकी एक्सचेंज मार्केट में. और ख़रीदते वक्त और बेचते वक्त जो रेट होता है, दैट दोज बोथ द रेट्स आर डिफरेंट. ख़रीदने का रेट अलग होता है एंड द सेलिंग रेट इज़ डिफरेंट. And the difference between the buying rate and the selling rate will be counted as a profit in this particular business. So इस particular business को जिस तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इस कंट्रोलिंग मेजर्स को, फॉरेन एक्सचेंज के बिजनेस की कंट्रोलिंग मेजर्स को वी कैन टर्म एज द एक्सचेंज कंट्रोल. ये हमारे लिए क्या बनता है, एक्सचेंज कंट्रोल. सो एक्सचेंज कंट्रोल इज अ कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ओवर द फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस. इसको हम लोग इस तरह से बहुत ही शॉर्ट में समझ सकते हैं. हम लोग आगे बात करते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स. भाई आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है अपने फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करने की, अपने इस बिज़नेस को कंट्रोल करने की, क्योंकि बिना वजह तो कुछ नहीं होता. तो द फर्स्ट थिंग इज़ ओवर वैल्यूएशन ऑफ द करेंसी. कभी कभी गवर्नमेंट टेंड्स टू ओवर वैल्यू द करेंसी. व्हाट इज़ ओवर वैल्यूएशन? इफ़ यू जस्ट सी दिस एग्जाम्पल, सपोज $1 इज इक्वल्स टू 55 रुपीज़. $1 अगर हमें चाहिए, देन वी हैव टू पे 55 रुपीज़. अगर गवर्नमेंट इसका ओवर वैल्यूशन कर दे, इसका एक तरीका है पूरा किस तरह से ओवर वैल्यूशन, अंडर वैल्यूशन होता है, उसकी एक वीडियो अलग से मैंने बना दी है, मैं लिंक इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो अगर आप देखें कि $1 बराबर 55 रुपये है, मतलब इफ़ यू वांट टू परचेज $1 यू हैव टू पे 55 रुपीज़. अगर कंट्री की करेंसी ओवर वैल्यू होती है, मीन्स $1 अब आपको 50 रुपये में मिल जाएगा. दैट मीन्स अगर आप देखें तो कंट्री की वैल्यू जो थी, करेंसी की वैल्यू, वो बढ़ गई. पहले $1 को पीछा करने वाले 55 रुपये थे, अब $1 को पीछा करने वाले 85 ही रुपये हैं. मतलब योर करेंसीज वैल्यू हैज़ बीन इंक्रीज्ड. सो इसका रिजल्ट क्या मिलता है कि द इम्पोर्ट्स विल बिकम चीपर एंड द एक्सपोर्ट विल बिकम एक्सपेंसिव. हाउ? बहुत ही सिंपल सा, मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं रखूंगा, कि अगर आपको $1 की जीन्स लेनी थी तो पहले आपको 55 रुपये देना पड़ रहे थे इंडियन, और अगर अब आपको $1 की जीन्स लेनी है, देन यू हैव टू पे 50 रुपीज़ ओनली. तो वो जो अमेरिकन जीन्स थी आपको अब क्या पड़ी, सस्ती पड़ी, और एक्सपोर्ट आपके महंगे हो गए. तो समटाइम गवर्नमेंट वांट टू ओवर वैल्यू द करेंसी, इसलिए भी एक्सचेंज कंट्रोल का मेथड अडॉप्ट किया जाता है. इन द सेम वे कभी कभी डीवैल्यूएशन को अडॉप्ट करना होता है. कंट्री वांट्स टू डीवैल्यू. हाँ, हालांकि ये डीवैल्यूएशन एक अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है, क्योंकि अगर हर कंट्री डीवैल्यूएशन करने लगेगी तो फिर कोई भी कंट्री गेन नहीं कर पाएगी. लेकिन कभी कभी इफ़ द कंट्री या द गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक वांट्स टू डीवैल्यू द करेंसी, तो एक्सचेंज कंट्रोल के मेथड को इस्तेमाल करते हैं. इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कंट्री की वैल्यू को डिवैल्यूशन करने में मददगार होता है एक्सचेंज कंट्रोल. तो व्हाट इज डिवैल्यूशन? मान लो फॉर एग्जांपल $1 को अगर हमें चाहिए तो वी हैव टू पे 50 रुपीज़. नाउ आफ्टर डिवैल्यूशन $1 विल कॉस्ट यू 55 रुपीज़. मतलब अगर हमें $1 की जीन्स लेनी थी तो 50 रुपये देना पड़ रहे थे, और बाद में डिवैल्यूशन के बाद हमें $1 का, दिस इज द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूशन, कि पहले हमें $1 की जीन्स के लिए 50 रुपीज़ पे करना थे, अब हमें उसी $1 की जीन्स के लिए नाउ वी हैव टू पे 55 रुपीज़. सो वी आर सीइंग दैट इम्पोर्ट हैज़ बिकम एक्सपेंसिव और कॉस्टलियर. सिमिलरली एक्सपोर्ट्स हमारे चीपर हो गए. तो इम्पोर्ट हमारे महंगे हो जाएंगे डिवैल्यूशन होने के बाद, और एक्सपोर्ट्स हमारे सस्ते हो जाएंगे. सो दिस डिवैल्यूशन पॉलिसी कैन ऑल्सो बी, दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ डिवैल्यूशन ऑफ द करेंसी कैन अचीव विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल. सिमिलरली अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज में, तो उन जितने भी फ्लक्चुएशंस हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए एक्सचेंज इक्विलाइजेशन फंड की मदद से हम लोग, जिस तरह से एक्सचेंज इक्विलाइजेशन फंड बनाया गया था ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके फ्लक्चुएशंस को, तो इस एक्सचेंज कंट्रोल की मदद से हम फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमारे पर ना पड़े.
सिमिलरली हम देखते हैं उसके बाद ऑब्जेक्टिव है हमारा चेकिंग द फ्लाइट ऑफ कैपिटल। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी वजह से हो सकता है कि हमारे देश में जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है वो पैसा वो अपने अपने देशों में वापस ले जाएं। ये अगर हमारा देश है इंडिया, तो इंडिया में अगर कोई बाहर वाले पैसा लगाएं तो वो अपना पैसा निकाल के बाहर ले जाते हैं। इट कैन बी ऑफ ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, कोई भी रीजंस हो सकते हैं। तो अगर सडन फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो जाएगी तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं दोज विल बी अ बिट डेंजरस। सो तो गवर्नमेंट क्या करती है कि एक्सचेंज कंट्रोल की मदद से उस सडन फ्लाइट ऑफ कैपिटल को रोकती है और गवर्नमेंट कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है फॉरेन करेंसी के सेल पे। तो ये जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रही थी, गवर्नमेंट एक्सचेंज कंट्रोल की मदद से इस फ्लाइट ऑफ कैपिटल को रोकती है और जो उसके सीरियस कंसिक्वेंसेज हैं उसके होने से अपने देश को बचा सकती है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सचेंज कंट्रोल, दैट इज द रिमूवल, it removes the imbalances in the foreign trade. There can be n number of reasons कि वो imbalances क्यों create होते हैं, disequilibrium create होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत सारे restrictions की वजह से। तो एक्सचेंज कंट्रोल की मदद से जो फॉरेन एक्सचेंज में इम्बैलेंसेज आ रहे हैं, फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो बहुत सारे रीजंस की वजह से सकता है। वो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि कंट्री की वैल्यू, करेंसी की वैल्यू जो है डिप्रिशिएट कर गई हो या अप्रिशिएट कर गई, उसकी वजह से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कभी कभी आना शुरू होती हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेड, दैट मीन्स इंपोर्ट, फॉरेन ट्रेड मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में बहुत सारे रीजंस होते हैं कि फ्लक्चुएशंस आते हैं। उसमें कुछ रीजंस ऐसे भी हैं जो कि मैंने अभी वैसे पहले बताया कि कंट्री की वैल्यू डिप्रिशिएट कर जाती है या डी वैल्यू कर जाती है या अप्रिशिएट या ओवर वैल्यू कर जाती है, उसकी वजह से ही प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक्सचेंज कंट्रोल की माध्यम से हम उन इम्बैलेंसेस को भी रिमूव कर सकते हैं और एक फ्री फ्लो ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो कि इन टर्न हमें आगे चल के एक फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ लीड करेगा, हम उसकी तरफ भी जा सकते हैं और उससे एक्सपोर्ट सरप्लस क्रिएट होगा जो कि कंट्री की या इकोनॉमी की एक रेवेन्यू में शुमार किया जाएगा, एक्सपोर्ट सरप्लस। और ये सब कुछ कैसे अचीव करते हैं? वाया एक्सपोर्ट एक्सचेंज कंट्रोल मेथड्स। Then the sixth objective is to protect the domestic industry. प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री मतलब हमारे देश में जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो जाहिर सी बात है कि फॉरेन कंपटीशन को कॉम्पीट नहीं कर पाती हैं। हमारे देश की जो डोमेस्टिक वो हैं वो डिपेंड करती हैं हमारे छोटे से कैपिटल के ऊपर, हमारी बहुत ही बेसिक और इंडिजिनस जो हमारी टेक्नोलॉजी उसके ऊपर डिपेंड करती हैं और हमारी जो इंटरनल कैपिटल है हमारी डोमेस्टिक कंपनीज उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन जो फॉरेन जायंट्स होते हैं ये इनके पास हैवी मशीन्स हैं, इनके पास अच्छा बड़ा पैसा है, ज़्यादा पैसा है, इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत है, इनके पास मैन पावर बहुत स्किल्ड है, जो कि हमारी डोमेस्टिक कंपनीज को कहीं ना कहीं दबाना शुरू करते हैं। अगर फॉरेन कॉम्पिटिटर्स आते हैं तो डोमेस्टिक जो हमारी कंपनीज हैं ये इस बड़े से कंपटीशन को, इस हैवी कंपटीशन को कोप अप नहीं कर पाती हैं। डोमेस्टिक कंपनीज स्टार्ट कोलैप्सिंग। सो वाया exchange control, government tends to control the imports or the foreign to want to curb the foreign competition, जिससे की वजह से हम डोमेस्टिक कंपनीज को कर्ब होने से, उनको प्रेशराइज होने से, उनको एक बहुत खतरनाक होने वाले कट थ्रोट कंपटीशन से बचा के इन डोमेस्टिक कंपनीज का सर्वाइवल अश्योर कर सकते हैं वाया एक्सचेंज कंट्रोल। सिमिलरली बहुत सारे इंपोर्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे देश के लिए फीसिबल नहीं होते हैं, या वो ऐसे इंपोर्ट्स होते हैं जो कि आगे चल के इन डोमेस्टिक कंपनीज को हर्ट करने वाले हैं, या बहुत तरीके से कुछ ऐसे इंपोर्ट्स भी होते हैं जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए हैं, या वो जिसको कह सकते हैं हम लोग कि एक्स्ट्रावेगेंट खर्चों की तरफ लीड करते हैं जो कि आगे चल के इन्फ्लेशन को क्रिएट कर सकता है या डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे इंपोर्ट्स को रोकने के लिए भी एक्सचेंज कंट्रोल का मेजर इस्तेमाल किया जाता है। Then so I will not say this is the last objective of this exchange control, लेकिन हम इस लेक्चर के लिए ये ज़रूर एक लास्ट ऑब्जेक्टिव है फॉर दिस लेक्चर ओनली कि गवर्नमेंट इस तरीके से प्रॉफिट को भी अर्न करती है, बैंक्स, सेंट्रल बैंक इस तरह से प्रॉफिट को भी अर्न करता है। मैंने आपको बताया था कि फॉरेन करेंसी को ख़रीदने और बेचते वक्त देयर आर 2 डिफरेंट रेट्स। तो क्योंकि रेट्स डिफरेंट हैं और जो डिफरेंस बिटवीन 2 रेट्स है दैट विल बी टर्म्ड एज अ प्रॉफिट। मान लो फॉर एग्जांपल ख़रीद रहे हैं 50 रुपये में और बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल 50 रुपये 20 पैसे में, तो 50 रुपये और 50 रुपये 20 पैसे के बीच में 20 पैसे का जो अंतर आता है, जो डिफरेंस आता है, दैट विल बी योर प्रॉफिट।
तो इस तरीके से एजेंसीज इसमें प्रॉफिट भी कमा सकती हैं। होप दैट दिस लेक्चर विल बी यूजफुल टू यू। और अगर कोई दिक्कत आपको आती है इस लेक्चर को लेके, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो यू कैन ईजिली कमेंट अस, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन टेक्स्ट अस। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सोल्यूशन उसका दिया जाएगा। और अगर हमारी वीडियो आपके किसी भी तरीके से मददगार साबित हुई है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो। थैंक यू फॉर नाउ, टेक केयर।